अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें हमने जो सेमांटिक एनालिसिस है उसको डिस्कस किया था और हमने ये देखा था किस तरह से आप एसटीडी को यूज़ कर सकते हैं फॉर सेमांटिक एनालिसिस ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस। आज हम देखेंगे कि थ्री एड्रेस कोड क्या है और किस तरह से हम एक इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज की। अब हमें इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन किस लिए चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कंपाइलर्स को तो डिफरेंट जो आपके पास जो डिफरेंट इसके मॉड्यूल्स हैं जैसे लेक्सिकल, सिंटैक्स और सेमांटिक एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, तो यहाँ से जब आप बात करते हैं कोड जनरेशन की तो फिर यहाँ से ये जो आपके पास पार्ट है ये यूजुअली आपके पास मशीन डिपेंडेंट होता है। यानी जोन सी आपके पास मशीन होगी, जोन सा उसमें प्रोसेसर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कोड जनरेशन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इस पूरे पार्ट को करने से पहले हम क्या करते हैं कि उसकी एक इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो पार्ट है ये आपके पास मशीन इंडिपेंडेंट रहे। यानी इसमें आपके पास कोई भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हो, कोई भी अंडरलाइंग आपके पास आर्किटेक्चर हो, उस आर्किटेक्चर पे ये जो पहले जो 5 पार्ट हैं ये ऐसे ही काम करेंगे। उसके बाद आपके पास जो कोड जनरेशन है वो सिर्फ आप मशीन डिपेंडेंट करेंगे। तो इससे आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो कंपाइलर है वो हाईली मॉड्यूलर भी होगा और इसके साथ ही आपके पास हाईली रीयूजेबल भी होगा, क्योंकि बहुत सारा पार्ट जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए हम कोड को जनरेट करने से पहले उस कोड की एक इंटरमीडिएट फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं और इस इंटरमीडिएट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक लॉजिक है या एक आपके पास टर्म है थ्री एड्रेस कोड। अब थ्री एड्रेस कोड क्या है कि इसमें आपके पास मैक्सिमम 3 एड्रेसेस यूज़ होंगे और एक आपके पास ऑपरेटर यूज़ होगा। ये जो आपके पास है ये 3 एड्रेस, यानी इसमें आपके पास 3 एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास एक 3 एड्रेस कोड होगा तो उस कोड को आप आसानी से टारगेट मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 3 एड्रेस कोड ही क्यों? क्या हमारे पास कोई ऐसा और मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू हम इंटरमीडिएट फॉर्म रिप्रेजेंट करें, उसके बाद उसको अंडरलाइंग स्ट्रक्चर या अंडरलाइंग आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर दें? तो रीज़न ये है कि आपके पास जो असेंबली लैंग्वेज है वो आपके पास जो एक पैटर्न फॉलो करती है वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 एड्रेस कोड पैटर्न है। यानी उसमें आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो मैक्सिमम 3 जो आपके पास रजिस्टर्स हैं उनको यूज़ करती हैं। जैसे अगर आप इंस्ट्रक्शन को देखें मूव DL AH, यहाँ पे आपके पास बेसिकली 1-2 यूज़ हो रहे हैं, 2 आपके पास रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 1 रजिस्टर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह जब आप कहीं पे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपके पास 2 रजिस्टर और प्लस अकोमोलेटर ऑटोमेटिकली यूज़ होगा। तो अगर आप इनके जितने भी असेंबली की इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को देखें तो मैक्सिमम वो 3 जो आपके पास 3 एड्रेसेस हैं ऑफ रजिस्टर्स उनको यूज़ कर रही होती हैं। तो इसलिए हम जब इसकी एक इंटरमीडिएट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसको हम 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वही 3 एड्रेस कोड बाद में जो टारगेट मशीन है उसकी असेंबली के अकॉर्डिंग डायरेक्टली उसको कन्वर्ट किया जा सके। तो ये एक बेसिक रीज़न है 3 एड्रेस कोड का। तो अब देखते हैं कि आपके पास जो STT है उसके थ्रू हम 3 एड्रेस कोड किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप इस ST को देखें तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट सेमांटिक रूल्स हैं, यहाँ पे सेमांटिक रूल्स है और यहाँ पे आपके पास ग्रामर है। तो ये जो सिंपल एक ग्रामर है वो है स्टेटमेंट कैन बी ID इज इक्वल टू एक्सप्रेशन
एंड एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेशन प्लस टर्म। यहाँ पे जो E1 है बेसिकली, ये मैं बताता चलूँ, ये E ही है बेसिकली, यही E है, सिर्फ इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम E1 कर रहे हैं। एंड सिमिलरली एक्सप्रेशन कैन बी टर्म कैन बी टर्म मल्टीप्लाई बाय F, एंड टर्म कैन बी F यानी, और उसके बाद फैक्टर, टर्म कैन बी फैक्टर एंड फैक्टर कैन बी ID। तो ये एक ग्रामर है और ये इसके सिमेंटिक रूल्स हैं, और इन सिमेंटिक रूल्स के थ्रू हम एक 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ के इसके सिमेंटिक रूल्स को देखें तो जो पहले सिमेंटिक रूल्स हैं वो इजी हैं, यानी जो f डॉट प्लेस जो इसका एट्रीब्यूट है वो id डॉट नेम होगा, t डॉट प्लेस f डॉट प्लेस। यहाँ पे जो आपके पास एक नया रूल है वो ये है कि t डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टर्म, यानी जब आपके पास ये वाला रूल अप्लाई होगा तो आप यहाँ पे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद आप जो मल्टीप्लिकेशन का जो भी फैक्टर है उसको आप कंप्लीट करेंगे। सेम यहाँ पे प्लस पे भी एक नया वेरिएबल जनरेट हो रहा है और उसके बाद आप यहाँ पे उसकी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको एक ज़रा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से आपके पास ये एक इंस्ट्रक्शन है x इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c। इस इंस्ट्रक्शन को आपने 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करना है। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगी? ऑब्वियसली सबसे पहले हम इसका एक पास ट्री बनाएंगे और इसका पास ट्री कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आईडी है बेसिकली डेट इज़ x, और इसी तरह से x इज इक्वल टू यहाँ पे जो आईडी है डेट इज़ a एंड डेट इज़ b एंड c। तो अब यहाँ पे हम शिफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, यानी बॉटम अप पार्सिंग करेंगे। तो जब आप यहाँ से बॉटम अप पार्सिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो पहली रिडक्शन हो रही है वो यहाँ पे हो रही है f पे। अगर आप देखें तो पहली रिडक्शन f पे हो रही है। तो f की जो रिडक्शन है, अगर आप देखें जब id जो है f से रिड्यूस हो रहा है तो आपके पास ये रूल अप्लाई हो रहा है, यानी f डॉट f जब id जब f से रिप्लेस होगा तो f डॉट प्लेस इज इक्वल टू id डॉट नेम। जो भी id का नाम है वो f डॉट प्लेस की वैल्यू हो जाएगी। तो क्योंकि id का नाम a है तो f डॉट प्लेस भी आपके पास a होगा। इसी तरह से जब आप फर्दर चलेंगे तो आपके पास जो f है वो t से रिड्यूस हो रहा है, जो आपके पास ये वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई हो रहा है। उसका मतलब है जो भी f डॉट प्लेस की वैल्यू है वही वैल्यू t डॉट प्लेस की होगी। तो यहाँ पे आपके पास a होगा, और इसी तरह से t जो है वो फर्दर रिड्यूस हो रहा है विद e। अगर आप देखें t इज रिड्यूस विद e तो आपके पास t डॉट प्लेस इज इक्वल टू e डॉट प्लेस। तो e की भी वही वैल्यू होगी जो आपके पास t की वैल्यू है। उसके बाद अगर आप देखें तो आप यहाँ से फर्दर चलेंगे और आपके पास जो नेक्स्ट रिडक्शन होगी वो यहाँ पे हो रही होगी f की। तो अगेन जब f की रिडक्शन हो रही है तो आपके पास ये लास्ट रूल अप्लाई हो रहा है, id कैन बी रिप्लेस विद f कैन बी रिप्लेस विद id। तो जो भी id का नाम है वही वैल्यू f डॉट प्लेस की होगी। तो f डॉट प्लेस की वैल्यू इज इक्वल टू b, क्योंकि id की वैल्यू यही है, और उसके बाद f रिप्लेस हो रहा है विद t। अगेन आपके पास f डॉट प्लेस इज इक्वल टू t डॉट प्लेस तो यहाँ पे इसकी वैल्यू b होगी, और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिडक्शन हो रही है वो यहाँ पे हो रही है id की विद c। तो यहाँ पे जब आप रिडक्शन करेंगे तो आपके पास होगा f डॉट प्लेस इज इक्वल टू id डॉट नेम। id नेम आपके पास c है तो यहाँ पे f डॉट प्लेस इज इक्वल टू c होगा। अब उसके बाद अगर आप नेक्स्ट को देखें तो आपके पास जो t है बेसिकली ये रिड्यूस हो रहा है t डॉट प्लेस मल्टीप्लाई बाय f। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो t है ये रिड्यूस हो रहा है विद t मल्टीप्लाई बाय f। अब होगा यहाँ पे क्या कि अगर आप देखें तो यहाँ पे दो सिमेंटिक रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। एक सिमेंटिक रूल ये कह रहा है कि d डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प। आप एक नया वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद आप t डॉट प्लेस की जो वैल्यू है वो t डॉट प्लेस मल्टीप्लाई बाय f डॉट प्लेस, इन दोनों की जो वैल्यू है वो t डॉट प्लेस को मिलेगी। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से जनरेट होगा। क्योंकि अगर आप देखें t डॉट प्लेस इज इक्वल, तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले एक वेरिएबल जनरेट किया, टेम्परेरी वेरिएबल,
T1 और उसके बाद आपने कहा जी T डॉट प्लेस इज इक्वल टू T1 डॉट प्लेस। T1 की वैल्यू आपके पास B है और इसी तरह से F डॉट प्लेस की वैल्यू आपके पास C है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा B मल्टीप्लाई बाय C और आपके पास एक नया टेम्परेरी वेरिएबल है और ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है ये आप T को असाइन कर देंगे। तो T की जो वैल्यू है बेसिकली वो बन जाएगी T1 और T1 किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा T1 इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C। जैसे आपके पास ये कंप्लीट रूल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिडक्शन है वो E प्लस T रिड्यूस हो रहे हैं विद E। अगर आप देखें तो आपके पास ये जो सेकेंड रूल है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, E इज रिप्लेस विद E प्लस टी। देखिए यही रूल है E प्लस टी। तो अब जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो बेसिकली अगेन आपके पास एक नया टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट हो रहा है और उसके साथ जो E डॉट प्लेस की वैल्यू है वो किसके बराबर है, E1 डॉट प्लेस प्लस T डॉट प्लेस। यानी ये जो E है और ये जो T है ये दोनों प्लस होके E की वैल्यू बन जाएंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट आपके पास रिडक्शन हो रही है डेट इज S इज रिप्लेस्ड विद ID इज इक्वल टू E। तो आपके पास ये जो फर्स्ट रिडक्शन है यहाँ पे ये रिडक्शन काम कर रही है। तो इस रिडक्शन को अगर आप देखें तो ये बेसिकली कह रही है ID डॉट नेम इज इक्वल टू E डॉट प्लेस। तो जो भी ID का नाम है डेट इज X इज इक्वल टू E डॉट प्लेस की वैल्यू T2 है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो अगर आप इस पूरे जो आपके पास इनपुट है, जो आपके पास एक इनपुट एक प्रोडक्शन है या इनपुट आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसको अगर आप देखें तो आपके पास जो 3 कोड जनरेशन है वो कुछ इस तरह से हो रही है। यानी B और C इज इक्वल टू T। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और उसके बाद ये भी आपके पास 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो आपने इस पूरी स्ट्रिंग को या जो आपके पास पूरा एक वेरिएबल्स हैं उनको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपके पास एक 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन हो गई है एक STT के थ्रू। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ एट्रीब्यूट टाइप्स। हम देखते हैं कि आपके पास जो STT है उसमें एट्रीब्यूट किस तरह के हो सकते हैं। तो उसमें जो पहले एट्रीब्यूट्स हैं डेटा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि चाइल्ड से वैल्यू ले रही होती है। जब आपके पास यानी बॉटम अप पार्सिंग हो रही होती है तो जो एट्रीब्यूट्स आपके पास चाइल्ड से वैल्यू लेंगे उन एट्रीब्यूट्स को हम कहेंगे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स। ये कुछ इस तरह से होंगे। यानी अगर आप देखें तो अगर X जो है उसकी रिडक्शन अपने जो पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन है उससे हो रही है और X की वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही है वो उसके चिल्ड्रन से हो रही है, तो डैट विल बी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। और जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अपने पेरेंट से वैल्यू ले सकते हैं, यानी अपने चाइल्ड से भी वैल्यू ले सकते हैं और अपने सिबलिंग्स से भी वैल्यू ले सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो सिबलिंग्स से भी आप वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे है CI इज इक्वल टू AI, यानी ये अपने पेरेंट से वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, और CI इज इक्वल टू इज रिड्यूस विद BI, ये C अपने एक सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है और जो D है वो भी C जो है वो D से भी वैल्यू ले रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो C जो है वो अपने सिबलिंग्स यानी B और D से भी वैल्यू ले रहा है, यानी वहाँ से भी इनहेरिटेड है, और अपने पेरेंट्स से भी ये वैल्यू ले रहा है। तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं दे आर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। तो आपके पास 2 तरह के एट्रीब्यूट होंगे, सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड।